गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का यह क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। यानी इससे पहले का जो चैप्टर 1 है वह उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चैप्टर 2 है और इसमें क्या देखेंगे, वन यानी फॉरेस्ट और एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि वन्य जीव और वन क्या है, फॉरेस्ट और उसमें रहने वाले जीव जंतु सब मानव के लिए संसाधन है, यानी रिसोर्स है। मतलब कि मानव अपने हित के लिए, अपने लोभ लालच के लिए उनका इस्तेमाल करता है, तभी तो मानव कह रहा है कि वह संसाधन है। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेपचा लोक संगीत, तो इसे क्या समझे कि पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी भाग है यानी दार्जिलिंग, वहाँ पर भी लेपचा लोग रहते हैं। और हम लोग जानते थे कि लेपचा कहाँ, तो सिक्किम की निवासी है। और वो लोग क्या कह रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं। नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। इसका मतलब क्या है कि ये लोग जंगल पर आश्रित रहने वाले जो जनजाति है, इनके लिए जंगल या वन्य जीव ही सब कुछ है। यह उन्हीं को अपना भगवान सब कुछ मानता है। लेकिन दुख की बात है कि आज उस पर भी संकट आ गया है, तभी तो इस तरह के गाने गा रहे हैं कि भगवान से आशा कर रहा है, ईश्वर से, कि यह जो समय है, यह जो नदियां हैं, झरने हैं, पवन है, कीट पतंग और जानवर हैं, ये सब यथास्थिति में रहे, तभी उसका उन लोगों का भी भविष्य सही सलामत गुजर जाएगा। आगे देखिए, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। और मानव ने क्या कर दिया, कहा जा रहा है कि जितना भी पहले जैव विविधता था उसका लगभग 60% से अधिक मानव ने कुछ ही सालों, सैकड़ों सालों में खत्म कर डाला है। अब तक 5 बार दुनिया का विनाश हो चुका है और जो छठा विनाश है वो कहा जा रहा है कि वह उसका जिम्मेवार कौन है, तो मानव है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी इकोसिस्टम, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है। यानी मानव क्या है, तो एक हिस्सा है। मानव क्या, एक जीव है बस। जैसे एक हाथी है, एक बाघ है, एक गाय है, एक भेड़ बकरी, एक पौधा है, उसी तरह सिर्फ और सिर्फ मानव ही एक इकाई है। ऐसा नहीं है कि मानव ही सब कुछ है। और मानव क्या है, मानव यह भूल कर बैठा है, मानव यह सोच बैठा है, समझ गया है कि मानव को यह फीलिंग हो चुका है कि मानव ही दुनिया का करता धरता है, मानव ही सब कुछ कर रहा है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वायु जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जल में क्या होता है, जिसको हम लोग पीते हैं, तो वायु जल। अगर इसमें से कोई भी एक न रहे या एक गंदे हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो क्या हाल होगा मानव का। जल जिसे हम पीते हैं, मृदा यानी मिट्टी जो अनाज पैदा करती है। क्या इन सब में से किसी एक के बिना भी जीवित रहा जा सकता है? नहीं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अगर कोई उत्पादक है तो कौन, तो वही जंगल। क्यों ऐसा क्यों कहें, क्योंकि जितने भी हरा पदार्थ है, यानी जो प्लांट है, सिर्फ और सिर्फ वही उत्पादक है दुनिया में, और तीसरा कोई नहीं। तो हरा पेड़ पौधा जिसमें क्लोरोफिल है वो सबसे अधिक कहाँ उपस्थित है, तो जंगल में है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। मतलब प्लांट क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक उत्पादक है। और प्राथमिक कंज्यूमर कौन हो गया, जो शाकाहारी जीव है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो पूर्णतः शाकाहारी है। मानव तो सर्वाहारी है। मानव प्राथमिक उत्पादक यानी घास फूस को भी खा लेता है, और मानव प्राथमिक जो उपभोक्ता है, जैसे बकरी, गाय का दूध मानव पी लेता है, बकरी का मीट खा जाता है मानव, मुर्गा, बहुत सारा मानव प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता है, और मानव तृतीयक उपभोक्ता भी है। अगर कोई इन तीनों को भी खाकर, जैसे मान लेते हैं घास पर टिड्डा है, टिड्डे को मुर्गे ने खाया और मुर्गे को कौन खाएगा, फिर मानव खा जाएगा। यानी मानव इस जो आहार तंत्र के सिस्टम है, से मानव टॉप पर है क्योंकि ये प्राथमिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल।
उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गूंथी हुई है। यानी क्या हो गया है, एक जाल बन गया है। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं कि यह शुरू किधर से हुआ और यह खत्म किधर से हुआ। यानी पहले मुर्गी हुआ कि पहले मुर्गी से अंडा अस्तित्व में आने वाली बात है। यानी इसका अगर मैट एक जाल बनेगा तो इसी तरह से तीनों है, तो तीनों से तीनों जुड़ा हुआ है। कोई यह बता नहीं सकता है कि कौन पहला है और कौन अंतिम है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति मतलब प्लांट और प्राणी यानी एनिमल। वनस्पति मतलब फ्लोरा और प्राणी मतलब फौना। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही यानी पाए जाते हैं। जो किसी स्पेशल क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, वह वहीं का है, यानी वह एंडेमिक है। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग 16 लाख पाई जाती है और क्षेत्रफल कितना है, तो मात्र 2.4%। यह भी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना ही है। मतलब अभी इससे 2 से 3 गुना अधिक खोजा जाएगा। पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 इन सब का वीडियो लोड हो चुका है, उसमें देखिएगा। आपने हम लोगों ने क्या सोचा होगा, सोचते हैं कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यह तो कोई भी बता सकता है। नॉर्मल इंसान जिसका दिमाग सही है वो आराम से बता देगा कि इस विविध वनस्पति का हमारे जनजीवन में किस तरह की आवश्यकताएं हैं। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है और क्या हो गया है, प्रकृति असंतुलित होता चला जा रहा है। और जिसके लिए बार बार सुनते हैं कि यह कोप का आयोजन हुआ, यह पेरिस क्लाइमेट चेंज है, यह न्यूयॉर्क में हुआ है, इस बार प्रवासी पक्षियों के लिए हुआ, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन वो सब कहने की बात है। मानव ने तो इनको इतना पहले से बिगाड़ दिया है कि मानव को अब इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। जिस तरह से सिंपल मीटिंग हुआ, मीटिंग पर नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे और फिर अगले मीटिंग का डेट डाल दिया जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों यानी मैमल की बात हो रही है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मानव, कुत्ता आदि की बात हो रही है, को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इन सिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म और हुबर हिया हेप्टान न्यूरोन यानी घास की एक प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं जो ये तो विलुप्त ही हो चुके हैं। चीता तो अंग्रेजों ने ही इसको खत्म करके चले गए थे, यानी 1948 में ही चीता भारत से विलुप्त हो चुका था। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिनका न ही कोई डाटा है और न ही उसके बारे में, उसके संरक्षण के बारे में कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग लुप्त होते वन। तो भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल कितना है, 79.4 मिलियन 42, लेकिन यह वर्तमान में बढ़कर यह लगभग 8 लाख से ज़्यादा हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16 नहीं है। नए रिपोर्ट के हिसाब से क्या हो गया है, तो नए रिपोर्ट के हिसाब से यह 0.65% बढ़ चुका है, यानी कि यह 24.24% से अधिक है। यह यहाँ देखा गया तो यह देश का लगभग अभी वर्तमान में 24.25% से अधिक हिस्सा में है, जिसमें सघन वन 12.5% है,
खुला वन 9% से कुछ अधिक है। मैग्रोव सबसे कम 0.14%, जो मुख्य रूप से कछाड़ी इलाकों में जैसे सुंदरबन डेल्टा, अंडमान निकोबार और खंबात के खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, ये तो नया 2017 और 2019 में भी जारी हो चुका है। आगे देखिए, हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN की बात हो रही है के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यह बांट देता है, जैसे कि बांटे का एक सामान्य जाति है, एक संकटग्रस्त है, एक अति संकटग्रस्त है, एक विलुप्त है। इस तरह के 8 प्रकार के डिवाइडेशन है। जैसे देखिए, एक सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीर और कृंतक यानी रोडेंट इत्यादि, ये सब सामान्य जीव हैं। और पशु में कौन आएगा, तो नीलगाय, बंदर, सुगर, ये सब सामान्य जाति है, ये घटने वाले नहीं हैं। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। और सुभेद्य यानी वल्नरेबल, मतलब यह इनका अब घटना शुरू हो चुका है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती हैं तो इनकी संख्या घट रही है, तो सही बात है। तो यह क्या होगा, आगे चलकर संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार के जातियों के उदाहरण हैं। और दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, मतलब यह अब बाउंड्री पर आ चुके हैं। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित की जाती है तो क्या होगा, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, यानी जंगल से विलुप्त हो जाएंगी और सिर्फ चिड़ियाघरों या पार्क आदि में ही देखने को मिलेगी और कुछ दिन के बाद वहाँ से भी खत्म हो जाए। और स्थानिक जातियाँ यानी एंडेमिक, मतलब प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे नीलगिरी में क्या नाम उसका, ताहर, नीलगिरी का ताहर। और लुप्त जातियाँ यानी जो विलुप्त हो गई है, ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, यानी पहले थी लेकिन अब जब वैज्ञानिक लोग यहाँ पर खोज करने गए तो वहाँ पर वो न मिला। जैसे ये उपजाति या स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही विलुप्त हो गए हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, मैमथ, डायनासोर, ये सब डोडो पक्षी, ये सब क्या है, ये सब विलुप्त हो चुका है, अब नहीं है। अब हम लोग इसको किताबों में ही पढ़ते हैं। एशियाई चीता के बारे में देखिए, यह कहाँ चला गया। पहले भारत का जो गंगा का डेल्टा का मैदान है, इस पूरे में एशियाई चीतों की भरमार थी। और हुआ यह कि अंग्रेजों ने और यहाँ के प्रिंसली राज रजवाड़े, जब अंग्रेजों के समय इनको तो कुछ काम था नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग शिकार करते थे। और इन लोगों ने गेंडा, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, घड़ियाल, फिर ये दरियाई घोड़ा और एक सिंग वाले क्या है गेंडा, इन सबको बहुत, और इंडियन जो बंगाल टाइगर है वो उसकी बात कर रहे हैं, इन सब का भरपूर शिकार किया गया। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि उत्तर भारत से जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, इनसे ये लोग विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं। भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। अब यह हम लोगों को केवल डिस्कवरी चैनल में ही, और भी कहाँ तो मसाई मारा के जंगलों में ही देखने को मिलता है, अलग तो कहीं रहा नहीं। और भारत सरकार भी दिमाग लगाती है कि हम इसको ईरान से लेकर आएंगे, लेकिन हाल ही में बात चलते रहता है कि भारत में भी चीते को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कभी कोई ईरान से बात करता है तो कभी कोई बात करता है कि हम इसको नामीबिया से लाएंगे। 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान से है।
20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1942 में ही लुप्त घोषित की जा चुकी थी। 1948 में लास्ट बार देखा गया आज़ादी के समय, और 1952 यानी कि जब वोट हो गया, चुनाव हो गया होगा तो विलुप्त हो गया। आगे देखिए, वे प्रतिकूल कारक कौन हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ? सिंपल है, मानव विकास किया। क्या करेगा? विकास करेगा तो पहला काम खेती करेगा, अब पैसा होगा, दूसरा काम शहर बनाएगा, तीसरा काम उद्योग धंधों के लिए बड़े बड़े प्लॉट को बराबर करेगा और उसमें कंपनी कारखाना बनाएगा, और तीसरा काम जब वो बंद हो जाएगा फिर अलग नया जगह तलाश करेगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? हर जगह तो वनस्पति जात और प्राणी जात की ही हानि हुई। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। यह देखिए, साइकस बिडोमिडायर, यह पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकड का पेड़ है, यानी इसी क्या है, यह पाम ट्री है। जो पाम ट्री हम लोग पाम ऑयल कहाँ से याद कराते हैं? तो मलेशिया से आता है। भारत सरकार ने मलेशिया पर आँख बहुत रेड़ी, तो वहाँ की हालत क्या हुआ जानते ही हैं। यह भारत में भी है लेकिन यह विलुप्ति के कगार पर है। यह एक चिड़िया का पिक्चर है। यहाँ देखिए, कर्नाटक में पाया जाने वाला हेट्रोमीटस कानारेंसिस, यह क्या है? तो यह बिच्छू है, काट ले तो क्या होगा। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑकलेंट्रा ट्राथनकुरिया गैम्बल, यहाँ देखिए यह पेड़ पोएसी, जिसका उपयोग चटाई और टोकरी बनाने में किया जाता है, इससे भी इस पर खतरा मंडराने लगा। यहाँ देखिए यह पेड़, यह है एम्बिलिका राइबीज, कच्चे फलों वाला है, संकटग्रस्त औषधीय लता है। और यहाँ देखिए संकटग्रस्त है निकोबारी मेगापोड, यह मुर्गे की तरह की प्रजाति है। ये सब क्या है? तो भारत में अब संकट यानी कुछ लुप्त और दुर्लभ संकटग्रस्त जातियां हैं, यानी कि ये भारत में हैं तो कहीं एक दो होंगे या खत्म हो चुके हैं। दिया है, यानी मानव ने क्या किया? जंगल और वन्य जीव को संसाधन बना दिया। ये तो शिक्षा को भी संसाधन बना चुके थे, लेकिन फिर अब शिक्षा को शिक्षा ही छोड़ दिया गया है। हमने लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। किसको? मानव को। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। यह सरकारी आंकड़ा है, रियल में तो बहुत भयावह स्थिति है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट और मध्य भारत में अस्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि मतलब स्लेशन बर्न कृषि, यानी यहाँ पर पहले जंगल को जला दिया जाएगा और फिर कुछ दिन यहाँ पर खेती की जाती है, और जब यह अनुर्वर हो जाए तो बगल वाले जंगल को जला देंगे और फिर यहाँ पर खेती करेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जंगल का नाश हो गया। तो आगे देखिए, इससे क्या हुआ? तो जंगल, कुल मिलाकर जंगल का ही हानि हो रही है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? तो हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। यानी मानो एक तरह से बना देगा तो वह क्या है? मानो वानिकी है, मानो बागान लगा दिया। लेकिन जंगल का मतलब क्या? उसमें विविधता है। क्या मानव के द्वारा जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो कभी जंगल का रूप ले सकता है? नहीं लेगा। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए, और हिमालय में चीर पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ। और इन सागवान के कारण ये जो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जिससे हिमालय की जो कमजोर चट्टानें हैं वह टूटने लगी, और टूटने के कारण यह होता है कि आजकल जब वर्षा के दिन में भयंकर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है, जो हम लोग आए दिन समाचार में देखते हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, और मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर से अधिक वन इकाई 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने पर जलमग्न हो जाएगा, और बहुत से हो ही चुका है।
वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व, क्या नाम है, बुक्सा, जहां पर इस बार बाघ मिला ही नहीं। डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जातियों, जिनमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित कर दिया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह कोरी कल्पना है। क्या आज ही जनजाति हुए हैं? जनजाति तो लाखों, जो हजारों सालों से जंगल पर ही आश्रित है। यह पेड़ थोड़े काट रहे हैं, ये तो उसकी सूखी डाली काटेंगे जरना के लिए, लकड़ी के जलावन के लिए, ये घास फूस काटेंगे, ये पूरा का पूरा जंगल थोड़े काट कर ले जाएंगे। परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियां काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। इससे क्या होगा? विवाद होगा। हिमालयन यव, यह संकट में है क्यों? देखिए, हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनी और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकलता है और इससे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से यह हुआ कि लोगों ने इस वनस्पति जाति के पर ही खतरा उत्पन्न कर दिया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों तो देखते हैं। कारकों में क्या है? वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल यानी जंगल में आग लग जाना आदि शामिल है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। यानी कि लेने के लिए, लूटने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन जो उनका लोगों का फर्ज अदा करना है उसमें कहेगा भाई ये तो केंद्र का काम है, केंद्र कहेगी ये तो राज्य का काम है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को ही माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन किया, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है, यह फिक्स किया जाए। यहाँ देखिए, यह शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौधे लगाते हुए। दूसरा पिक्चर देखिए यहाँ पर नीचे, छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, जंगल के जो माइनर प्रोडक्ट हैं उसको बेचते हैं ये लोग। और यह देखिए पाम होगा, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। तो क्या कहीं पर आपको इसमें से लगा कि ये लोग पूरे के पूरे पेड़ ही उठा कर ले जा रहे हैं? नहीं ले जा रहे हैं। तो इन लोगों पर जो लगा हुआ आरोप है वह बेबुनियाद है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, यानी वेटलैंड की बात है। 70% धरातलीय जल यानी वाटर बॉडीज प्रदूषित हैं। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अब कुछ क्रियाकलाप है कीजिएगा। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है कि हम लोग पढ़ लिए बस हो गया, नहीं। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। तभी तो असमानता उत्पन्न हो गया और भारत में क्या हुआ? तो नक्सलवाद का जन्म हुआ।
यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किस पर है? तो महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है और काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है। वन कटाई के कुछ परोक्ष परिणाम भी हैं, तो जैसे देखते हैं। जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। क्यों? क्योंकि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यह मुख्य सबसे अधिक आबादी क्या है? यहाँ पर हिंदुइज्म का आबादी है और हिंदू में क्या है? तो शाकाहार को ही अधिक प्रीफरेंस दिया जाता है और शाकाहार किसे मिलेगा? तो अधिक से अधिक वनस्पति से ही प्राप्त होता है। इसलिए भी यहाँ पर वनस्पति की आवश्यकता और महाद्वीप से अधिक है। भारत में वन और वन्य जीवन का कुछ संरक्षण कैसे किया जाए? वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? बताइए। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन, साधन संसाधन, जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे पास है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो छोड़ कर जाए। ऐसा नहीं कि उस पूरा का पूरा हम ही लोग उपभोग कर ले और आने वाले को केवल किताबों में पढ़ने के लिए छोड़ दे कि यहाँ पर पहले ये आम का पेड़ हुआ करता था और वहाँ पर वो कटहल का पेड़ था। आज कुछ नहीं है। आज भाई तू लोग टैबलेट खाकर जी लो। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दौरान क्या हुआ? भारत में हरित क्रांति के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 लागू किया गया। कब? 1972 में क्या लागू हुआ? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम या रक्षण कहेंगे, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार यानी सेंचुरी के स्थापित किए थे, जिनके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षण करना प्रदान था। जैसे क्या क्या किया गया? जैसे इन प्राणियों में सबसे महत्वपूर्ण बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन यानी हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, जैसे एक स्वच्छ मगरमच्छ जो गंगा, गंडक और चंबल में मिलते हैं, और मगरमच्छ यानी जो मीठे पानी में मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग मगरमच्छ, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग घड़ियाल। और एक मगरमच्छ भी मीठे पानी में मिलता है। फिर एक दूसरा होता है लवणीय जल का मगरमच्छ और एक होता है घड़ियाल, जो चंबल सेंचुरी में अभी सबसे अधिक है। या देखिए, यह गेंडे का पिक्चर है जो जिसके लिए क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरन इन लोगों को संरक्षित किया गया है। और ये कहाँ है? तो असम में है। एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडाउन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण प्रदान किया गया। बाघ परियोजना, तो सबसे पहली परियोजना भारत में कोई है तो बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या कितना अनुमान था? लगभग 55,000 था, जो घटकर मात्र 1827 रह गया था। कब बात है? 1973 की बात है। और अभी क्या था? भाई लगभग 3000 पुरने वाला है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्ति
होने के या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, अभी कितना है? अभी लगभग 50 है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व और बिहार में बीटीआर यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये सब क्या है? तो बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित है, न कि इसकी के विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों एवं एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है, यानी इन सबको बाघ के बराबर ही वेटेज दिया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई थी। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहे तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? देख लेते हैं। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यहाँ देखिए, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक का शीर्षक है, मतलब कि घड़ियाल जो संरक्षण कहाँ है सबसे अधिक मिला हुआ है घड़ियाल का, तो चंबल सेंचुरी की बात हो रही है। यह यमुना नदी में भी इसका पिक्चर देखिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और औगीकृत वन यानी अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, वन व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, यानी अवर्गीकृत वन है। इसका भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है, यानी इसका वर्गीकरण अभी नहीं हो चुका है, तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में ही है। समुदाय और वन संरक्षण। तो वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। जैसे प्रायः जो एसटी है वह जंगल में ही रहता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, मतलब प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है।
इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप से में बचा कर रखा है, यानी कि ये वन वर्जिन वन है, मतलब अभी इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और न ही स्थानीय लोग घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। हम लोग अपने मंदिरों के आसपास बंदर, लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास के लोग काला हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं। तभी तो इन्हीं लोगों ने सलमान खान को पकड़वा दिया था कि सलमान खान ने काला हिरन का शिकार किया है। वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनकी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आगे देखिए, हिमालय में प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन। क्या नाम था उसका? चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और 9 दानय मैंने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन संभव है और आर्थिक रूप से उपयोगी भी है, यानी उसमें मुनाफा होगा। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन यानी क्षरित वन, यानी जो वन पहले से ही मानव के कारण खराब स्थिति में है, इनका हरण हो चुका है, उसमें मानव का हस्तक्षेप बढ़ चुका है। तो इन क्षरित वनों के बचाव के लिए ये लोग क्या करेंगे? तो कार्य करेंगे और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो तथा आम जनमानस के हित में हो। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? इसी तरह महात्मा गांधी भी कहे हुए थे कि प्रकृति मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति के लालच को पूर्ण करने की क्षमता प्रकृति के पास नहीं है। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा? पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी को रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। किनका कथन? तो गौतम बुद्ध जी का कथन है। इसके बाद का है क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग इसको अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।